अच्छा जी, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday we studied one thing that apart from degrees we are having one more unit of angle and that is called radians. ठीक है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि पाई रेडियंस जो है पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, पाई आ जाए आप गुजर जाएंगी या मुझे उठना पड़ेगा? हाँ, पाई इज़ डेफिनेटली 3.14 स्टफ, लेकिन पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180, मतलब पाई के साथ रेडियन का एंगल, ठीक है, यूनिट है 3.14 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप अपने कैलकुलेटर्स में देखें तो यू आर हैविंग 3 डिजिट्स रिटन, जी, आर और डी। ऊपर आपका ना ब्लैक सा एक छोटा सा बना हुआ होगा, जी, आर और डी में होते हैं, और आपका हमेशा ये डिग्रीज़ में होता होगा, ठीक है, डी लिखा हुआ होगा। इसको आपने चेंज करना है रेडियंस में। जब भी आप रेडियंस की वर्किंग कर रहे होंगे तो आपने क्या करना होगा, इसे रेडियंस में चेंज करना होगा। ठीक है, तो रेडियंस में कैसे चेंज कर सकते हैं आप ज़रा देखें। मैं चेंज करवाऊँ? रेडियंस में पूरा चैप्टर ना आपने रेडियंस में लेना है, ठीक है। ये देखो डी आर जी आंसर नजर आ रहा है, तो अभी तुम यहाँ देखो डी बना हुआ होगा, छोटा सा होगा, डी है ना लिखा, इसको चेंज करना है हमने और नहीं वही है कुछ इस लेवल का कैलकुलेटर नहीं, शिफ्ट दबा के मॉड पे जाएं आप, शिफ्ट मॉड जाएं और 4 दबाएं, शिफ्ट मॉड एंड 4 ऊपर देखें आ रहा है, ठीक है। आपको भी ओके सर इज इट फाइन? एंगल यूनिट का एंगल यूनिट ठीक है, ठीक है, फाइन। सो ये आपकी यूनिट्स रेडियन। अब जब भी सर्कुलर मेजर का आपका क्वेश्चन होगा तो आपने या पाए आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, तो आपका कैलकुलेटर हमेशा रेडियंस में हो, ये याद रखना, वरना सारे आंसर्स गलत आ रहे होंगे। करेक्ट? ओके, नाउ अब वो ये कहेगा कि ये सारे एंगल्स जो है ना उसने रेडियंस में दिए हैं, तो वो आपको कहेगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप ज़रा साइन 0.7 निकाल के देखें क्या आंसर आ रहा है। अब पहली चीज़ क्या थी कि दैट वी चेंज द कैलकुलेटर फॉर्मेट इनटू रेडियंस। अब आप बस साइन 0.7 लिखें तो आपके पास आंसर आ जाएंगे 0.644। इसी तरह से आप लिखें साइन पाई बाय 3। समझ में आ गई बात? साइन पाई बाय 3 कितना आ रहा है? √3/2। ठीक है जी। सो अब कभी भी वो रेडियंस में बात कर रहा हो कि एंगल्स आर इन रेडियंस, सो हमारा कैलकुलेटर किस मोड पे होना चाहिए? रेडियंस मोड पे, और उसके बाद फिर हमने सारी कैलकुलेशन करनी होगी। ओके, अब यहाँ पे देखें जी, हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी, दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल और ये आया है 1 रेडियन। ये हमारे पास एंगल क्या है? 1 रेडियन, और ये वाली लेंथ आपके पास गिवन है 5, दिस इज़ 90। अब आप वो कह रहे हैं कि आप मुझे ये निकाल के दे देना है। सो हम कौन सी रेशियो कर, हम आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो सम साइन ऑफ एंगल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, curly brown hair through proper brushing. Got it? अब इसी में यही चीज़ें यहाँ पे भी यूज़ होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा हमारे पास आपको बेस का पता होगा कि जिस लाइन पे एंगल और 90 डिग्री होता है वो बेस होती है, यही बात है ना? दिस विल बी बेस, और एंगल के फ्रंट वाला क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज।
ठीक है ना? सो अब बताएं कौन सी रेशो यूज़ होगी? टेंजेंट 1 इक्वल्स टू पी क्या है x एंड दिस इज 5, तो 5 टेंजेंट ऑफ 1 इक्वल्स टू x। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। क्या हुआ? वन एंगल है ना, आप रेडियंस में चल रहे हैं। हाँ 2 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने एक ध्यान ये रखना है कि भाई हमारी सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? रेडियन में। ये हमारी वर्किंग तभी हो रही है जब हम लोग रेडियंस में चलेंगे। इज इट फाइन? ओके, अब आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ओके। टर्मिनोलॉजीज मतलब ये कि हमारा ट्रायंगल, सर्कल, इन सारी चीज़ों की पर्टिकुलर लेंथ्स को क्या कह रहे होते हैं वो हम लोगों ने देखना है। देखें जी, एक सर्कल यहाँ बड़ा सा बनाते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग 2 पॉइंट्स हियर, A एंड B। दीज आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल का सर्कमफेरेंस पे, ठीक है, उसकी बाउंड्री पे। कल भी हमने एक चीज़ वो की थी, पता नहीं आपके साथ में करता, दिस इज़ कॉल्ड रेडियस। यही बात है ना, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टिल द एज इज द रेडियस। नाउ अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एक लेंथ बनाऊँ तो इसको कहते हैं आर्क, ठीक है। सो इन द सर्कल यू आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ आर्क, वन इज कॉल्ड मेजर आर्क एंड वन इज द माइनर। द वन विच इज़ लाइक द स्मॉलर वन इज कॉल्ड द माइनर आर्क। अब इसमें देखें ये जो येलोविश आर्क है ये स्पेसिफिकली इसके साथ एक एडजेक्टिव लग जाएगा माइनर का, क्योंकि छोटी आर्क थी। अब इसी के अगर ऑपोजिट देखें, ये भी तो आर्क बन रही है ना, तो ये कौन सी आर्क होगी? मेजर आर्क, ठीक है। दिस विल बी मेजर आर्क। इज इट फाइन? सो आर्क को हमेशा आर्क हमेशा सर्कमफेरेंस पे होगी, सर्कमफेरेंस की डिवीजन वो बता रही है। आई होप थिंग्स आर क्लियर, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट अब आते हैं कॉर्ड पे। अगर कोई भी लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है, कोई भी लाइन एक एज से दूसरे एज तक टच कर रही है सर्कल को, तो ऐसी चीज़ को उधर अंदर सेटल हो, वहाँ जाके इसको जगह दें जी। उसको क्या कहेंगे जी? हमारे पास को क्या होगी? कॉर्ड। इधर इधर मेरी तरफ ध्यान रखें, उसको क्या कहेंगे हम? कॉर्ड। तो इसका मतलब है ये जो मैंने A से B लाइन बनाई है इसको क्या कहेंगे हम? कॉर्ड, CHORD, गॉट इट। और ये कॉर्ड किसी भी उसमें होती है। मैं एक और कॉर्ड बनाता हूँ, ये भी कॉर्ड ही है, क्योंकि क्या इसने प्रॉपर्टीज अपनी फुलफिल की हुई है कि एक एज से दूसरे एज तक जा रही है। डायमीटर भी कॉर्ड होता है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक कॉर्ड होता है जो सेंटर से गुजर रहा होता है, ठीक है। देखो अगर यहाँ से एक लाइन लगाऊंगा तो ये डायमीटर कंसिडर होगा। सिर्फ सिनेरियो क्या है कि आपके पास एक ऐसा स्पेसिफिक कॉर्ड होता है जो सेंटर से गुजरता है, तो उसका एक अलग नाम उन्होंने रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। तो डायमीटर भी कॉर्ड है, बट ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर से गुजर रहा है। इज इट फाइन? सो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट एच तक अगर कोई लाइन लगे तो उसको कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड ही है, लेकिन ये डायमीटर कहलाएगी क्योंकि सेंटर से गुजर रही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, फाइन, ओके। अब यहाँ पे एक और सर्कल बनाते हैं, उसमें हम सीखते हैं। ये सेंटर है, फॉर एग्जांपल एक ये रेडियस बना रहा हूँ और एक ये रेडियस बना रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे सर्कल में ये एक पीस अलग हो गया। अगर आप देखें अगर रेडियस से, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, दिस पीस, इस पीस को हम कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। फाइन, ये क्या होगा? सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो ये भी जो छोटा सेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा? माइनर सेक्टर। और ये जो देखें ऑपोजिट, इसमें एक मुझे कलर चेंज कर दें, ऑपोजिट में ये सेक्टर बन रहा है ना सारा, ये जो रेडिश पार्ट है ये भी तो सेक्टर ही है ना। सेक्टर होता क्या है कि वो सेपरेट हुआ हो 2 रेडियस से। तो जो रेडिश पार्ट है ये भी आपके पास 2 रेडियस से ही सेपरेट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। So one is the minor sector and the other one is the major sector. Is it fine? सेक्टर का भी समझ आ गया, ओके।
नाउ नेक्स्ट इज द सेगमेंट थिंग। सेगमेंट के लिए भी बनाते हैं ज़रा सर्कल। ओके, अगर सर्कल के अंदर कॉर्ड लगी हुई है तो वो दो सेगमेंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। मैं कोई भी कॉर्ड यूं करके लगा देता हूँ, ठीक है, दिस इज अ कॉर्ड। अब यहाँ पे एक ये वाला रीजन है, इसको हम कहेंगे ये माइनर सेगमेंट है, और जो इससे ऑपोजिट वाला होगा ये वाला, दिस इज द मेजर वन। सो अगर सर्कल कॉर्ड से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है तो वो सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फाइन। और अगर वो रेडियस से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है तो वो हमारे पास किससे होगा, सेक्टर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो जी जी, ये माइनर सेगमेंट है सर। सेक्टर से जो सेक्टर से होगा वो आर से होगा। आर से, जो आर से डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं वो क्या होगा, आर से जो डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे वो सेक्टर्स होंगे। आर्क बनेगी उसमें, बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन आर्क इधर भी बन सकती है ना, देखो आर्क की डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, यहाँ पे मैं ये लेंथ भी तो ले सकता हूँ ना, तो ये भी तो आर्क ही है। इसलिए तुमने सेक्टर का ये याद रखना है कि वो रेडियस से डिस्ट्रीब्यूट होता है और सेगमेंट कॉर्ड से होता है, ठीक है, इज इट फाइन? ओके, अब ये ओ लेवल्स में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई थी, वो ज़रा सारी यहाँ पे थोड़ी सी ज़रा जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। हमारे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास सर्कल है और रेडियस उसका 5 है, मैं आगे यूनिट्स नहीं लिख रहा, ठीक है, वी आर हैविंग 5 एज अ रेडियस, और ये थीटा आपके पास बना हुआ है 30 डिग्रीज। सो यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ये जो लेंथ आर्क की कन्फाइन हुई हुई है ना यहाँ पे, आप ये निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ द आर्क, हाँ ये याद रखना, मैं डिग्रीज में चल रहा हूँ, ठीक है, अभी फिलहाल मैं डिग्रीज में चल रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ ये ओ लेवल से अकॉर्डिंग। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होगा थीटा ओवर 360 टाइम्स 2πr, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट है सर्कमफेरेंस का। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और पार्ट का मतलब है भाई कितना पार्ट है, तो वो पार्ट आपका एंगल आपको डिफाइन कर रहा है, ठीक है, वो पार्ट आपका एंगल आपको डिफाइन कर रहा है। सो थीटा बाय 360, दिस इज द फ्रैक्शन, दिस इज द फ्रैक्शन, और 2πr पूरे का पूरा हमारे पास सर्कमफेरेंस है। सो यहाँ थीटा कितना था हमारे पास 30 ओवर 360 टाइम्स 2πr, r क्या था 5, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेटर में डालेंगे, यू विल गेट द आंसर, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क। नहीं, ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ अभी सीखो कि किस तरह हमने करना है। ये जो आपने मोड डाला है उसमें डालेंगे क्या, वो जो रेडियन वाला मोड है उसमें डालेंगे? नहीं नहीं, ये अभी उसमें नहीं डल सकता, सादा सादा ये डिग्रीज में चेंज करके काम होगा। अभी डिग्रीज में डालेंगे। जी जी, लेकिन इससे भी अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि रेशो है ना, तो रेशो में तो ऊपर डिग्रीज नीचे भी डिग्रीज है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फ़र्क पड़ेगा जब साइन के अंदर एंगल आएगा, या कॉस के अंदर एंगल आएगा, या टेंजेंट के अंदर एंगल आएगा, तब ध्यान रखना है। ये डी में भी कर सकते हैं आप। जी, डी में भी कर सकते हैं और आर में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, इज इट फाइन, कोई मसला? लेंथ ऑफ द आर्क का समझ आ गया ना। अब इसी में मैं कहूँ, ये भी लेंथ कौन सी, ये वाली जो मैंने वो की थी, इसको कहते हैं माइनर आर्क। व्हाट इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ मेजर आर्क, किसी सर्कल एंगल एंगल चेंज हो जाएगा ना, बस ये वाला एंगल चाहिए। अब तो टोटल एंगल कितना है 360 माइनस क्या करेंगे 30, तो कितना एंगल बन जाएगा 330। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होगा 330 ओवर 360 टाइम्स 2πr। रेडियस तो वो ही रहा है ना, रेडियस तो नहीं चेंज हुआ, ठीक है, इज इट फाइन? तो ये आपके पास लेंथ ऑफ द आर्क इस तरीके से हम निकालते थे। पाई आर स्क्वायर वो एरिया ऑफ द सेक्टर होता है। अच्छा, उसी पे अभी हम जाते हैं। अब आएगा एरिया ऑफ सेक्टर्स, ठीक है जी। वो आपके पास क्या सूरत हाल है कि फॉर एग्जांपल दिस इज लाइक अगेन सर्कल, इसको डिस्ट्रीब्यूट दोबारा करते हैं दो सेक्टर्स में, अगेन 5 ले लेते हैं यहाँ पे, और ये एंगल दोबारा 30 ले लेते हैं, समझ आ जाएगी इसमें। अब बात है एरिया की। एरिया हमारे पास होगा कि ये पूरी जगह का, अगर वो कहेगा एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर निकालें आप,
तो ये जो येलोइश पार्ट मैंने शेड किया हुआ है ये सारा निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास ये भी इसी तरीके से होगा कि 30 डिवाइडेड बाय 360 इनटू नाउ पाई आर स्क्वायर्ड, क्योंकि ये पार्ट है सर्कल का। कितना पार्ट है? ये वाला फ्रैक्शन 30 बाय 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। इज इट फाइन? तो फॉर्मूला आप एरिया ऑफ सेक्टर का होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आई होप थिंग्स आर क्लियर। यही अगर मैं कहूँ मेजर सेक्टर का एरिया निकालें तो आप क्या करेंगे? 360 माइनस 30, उसका एंगल आ जाएगा 330, तो आप 330 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर क्या था हमारे पास 5 का स्क्वायर। गॉट इट? तो एरिया ऑफ द सेक्टर्स एंड लेंथ ऑफ द सेक्टर्स, ये आपको सारों को सारे निकालने आने चाहिए। लेंथ ऑफ द आर्क की बात कर रहा हूँ। ओके, नाउ एक वर्ड आएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है, अगर ये वर्ड आ गया ना तो इसका मतलब है जो भी आपके पास शेप होगी उस सारे की बाउंड्री की लेंथ हमने निकालनी है। दोबारा एक सर्कल ज़रा यहाँ बनाते हैं। दिस इज़ अ सेंटर, दोबारा आर्क में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये 5 और ये थीटा। वो मुझे कहेगा कि यू नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। अच्छा, अब पेरीमीटर ऑफ द माइनर सेक्टर का क्या मतलब है? पहले मैंने माइनर सेक्टर को पिक करना है। माइनर सेक्टर अगर आप देखें तो ये पूरी चीज़ है ना, इसको माइनर सेक्टर कहते हैं। यही बात है ना? अब माइनर सेक्टर आपको पता चल गया, इसका मतलब है कि जो इसकी बाउंड्री की लेंथ है वो मैंने सब निकालनी है। पेरीमीटर का मतलब यही होता है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, आउटर बाउंड्री। ठीक है, अब आप ज़रा गौर करें, जब भी पैरामीटर निकालें ना तो आपने काम एक ही करना है कि एक कोई पॉइंट चूज़ कर लें, फिर उससे आपने वॉक करनी है पूरी। अब यहाँ तक आप पहुँच के कितना डिस्टेंस आपने कवर किया? 5। नेक्स्ट आपने ये वाला डिस्टेंस कवर करना है। ये वाला डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। यही है ना? वो कैसे निकालते होंगे? निकालते थे 30 बाय 360 इंटू 2 पाई आर। इसी तरह हमने निकालना है लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, अभी ऊपर हमने पढ़ा। अब आप यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ से आपने दोबारा अपने इनिशियल पॉइंट पे जाना है, तो कौन सा डिस्टेंस आप दोबारा कवर करेंगे? 5। तो ये पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर है। क्लियर होगी बात? ये अब आपने ऐड करके तो यू कैन गेट योर आंसर। आई होप थिंग्स आर क्लियर। ठीक है जी, ओके। नाउ व्हाट अबाउट द सेगमेंट वाला सिलसिला? सेगमेंट का एरिया अगर फॉर एग्जांपल हमें निकालना तो उसमें हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल को हमने बहुत अच्छे तरीके से देखना है। बैठे बैठे जल्दी करें। एरिया ऑफ द ट्राइंगल को हमने बहुत अच्छे तरीके, इधर आ जाओ भाई, यहाँ पे आके कहीं सेटल हो। सेगमेंट एरिया के लिए ज़रा गौर कीजिएगा क्योंकि ट्राइंगल यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। हमने बचपन में एक चीज़ पढ़ी थी कि फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इनटू हाइट। यही बात पढ़ी थी ना। लेकिन यहाँ से हमारे से एक चीज़ छुपाई गई थी जो मैं क्लियरली नहीं बताई गई थी। ये जो हाइट होता है ना, ये परपेंडिकुलर हाइट होती है। ठीक है, 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। अगर परपेंडिकुलर हाइट आपके पास होती है तो तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। देखें, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर बने तो ये अगर 2 है और ये हमारे पास 3 है तो आप ये वाला फॉर्मूला आराम सुकून से लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास बेस भी है और हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ज़रा देखें। ये अब आपके पास ट्राइंगल है, ये पूरा 10 है और यहाँ से डॉटेड में आपको उसने शो कराया हुआ है कि ये 5 है। अब भी आप लगा सकते हो ये वाला फॉर्मूला, क्यों? परपेंडिकुलर हाइट है आपके पास। ठीक है, एक और हम ट्राइंगल बनाते हैं। सुभान अल्लाह। या ओके, दिस इज अ ट्राइंगल
अब इस ट्रायंगल को एक मिनट ज़रा मैं थोड़ा सा ऐसे आई होप अच्छा। अब यहाँ पे आपके पास ये गिवन है लाइक 6 सेंटीमीटर, और उसने एक काम किया हुआ है कि आपको ये डॉटेड में चीज़ दी हुई है लाइक फॉर एग्जांपल 7 सेंटीमीटर। अगेन यू कैन अप्लाई द 1/2 बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, तीनों ट्राइंगल्स में परपेंडिकुलर हाइट उसने टारगेट की है, साइड्स लेंथ तो उसे दी ही नहीं है, बेस का दिया आपको एक और उसके बाद उसके साथ परपेंडिकुलर टारगेट की। व्हाट इफ मेरे पास परपेंडिकुलर हाइट ना हो? तो ओ लेवल्स में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है विच इज व्हेन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन परपेंडिकुलर हाइट इज मिसिंग, तो फिर क्या होगा जी हमारे पास? आपके पास फार्मूला होगा, देखें ट्रायंगल कोई भी बना देते हैं हम। यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या होगा? इधर आ जाओ भाई, इधर सेटल हुए आप। ट्रायंगल बनाएंगे फॉर एग्जांपल मेरे पास ABC, मैं कोई लेंथ यहाँ पे रख लेता हूँ। अब आपने एक चीज़ इधर गौर से सुनिएगा, हमारे पास फार्मूला कौन सा लगेगा? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एंगल भी गिवन है, जब भी हाइट नहीं गिवन होगी तो एक एंगल ज़रूर वो देगा। अब आपने काम क्या करना है, 1/2 एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2। अब यहाँ पे दो वो लेंथ चूज करनी है जिनका इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा, दो वो लेंथ चूज करनी है जिनका इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा। तो यहाँ किसका इंक्लूडेड एंगल गिवन है? A और B का, यही है ना। तो आपने यहाँ पे लिखना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय B इनटू साइन ऑफ दैट एंगल। इसको मैं कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। गॉट इट? व्हाट इफ मेरे पास इसकी बजाय C की बजाय ये वाला एंगल गिवन है और इसको मैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब क्या होगा फॉर्मूला? 1/2 B इंटू C इंटू साइन ऑफ A। बात समझ में आ रही है? मेरे पास ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं था, मेरे पास अब C वाला फॉर्मूला था। इनको यार थोड़ा स्पेस नहीं है, साथ साथ प्लीज जरा बातें नहीं करनी अभी। 1/2 B इंटू C इंटू साइन ऑफ A। सो क्या हमारी टेक्निक है? इफ़ वी आर नॉट हैविंग द परपेंडिकुलर हाइट, हमने ट्राइंगल की वो दो लेंथ्स चूज करनी है जिनके दरमियान वाला एंगल गिवन होगा। उसका एंगल का हमारे पास यही फॉर्मूला है 1/2 B इंटू C इंटू साइन ऑफ A। बस बात खत्म। ठीक है जी, आई होप थिंग्स आर क्लियर। अब आते हैं ज़रा एरिया ऑफ द सेगमेंट में। एरिया ऑफ सेगमेंट, ये ऊपर वही वाला टॉपिक चल रहा था, इसको अब हम ज़रा स्पेसिफिकली देखते हैं। ओके, सो अब एक सर्कल बनाते हैं जी। यहाँ पे सर्कल, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ये एक उसने लाइन लगाई हुई है कॉर्ड की, कंसिडर करें कि ये कॉर्ड लगा हुआ है। अब वो कह रहा है जी कि आप मुझे ना ये वाला एरिया निकाल के बताओ। ठीक है, दैट इज द एरिया ऑफ द माइनस। हसना मैडम आप इधर देखें, बिल्कुल कहीं इधर नहीं देखना। ये जो नजर आ रहा है ना आपको, इसको क्या कहते हैं? एरिया ऑफ द माइनर। ये तो मैंने शेड किया है ना, वो लिखेगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल के बताओ। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए अब हमारे पास डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है। हम कंपाउंड शेप जिस तरह मेंसुरेशन में पढ़ते थे ना ओ लेवल्स में, कि एक बहुत अजीब सी शेप है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे उन शेप्स के अंदर जिनका एरिया हम निकाल सकते थे। हमने यहाँ पे भी यही काम करना है। सो मैं यहाँ पे इसको यूँ ज्वाइन करता हूँ और फॉर एग्जांपल ये आपके पास 5, 5 और 30 अवेलेबल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देगा और वो कहेगा जी कि आप ये निकालें। अब आप ज़रा गौर करें कि इस वाले पीस को अगर मैं ज़रा बाहर बनाऊँ तो ये इस तरह का सेक्टर बन रहा है ना, जो ये वाला था अंदर। और अगर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगाऊं तो ये ट्रायंगल बन रहा है, अंदर में ट्रायंगल बन रहा है ना। व्हाट इफ मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कैन आई हैव दिस एरिया ऑफ सेगमेंट हियर माइनस सेगमेंट? हो सकता है ना, है ना पॉसिबल? तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला इसकी अप्लाई करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो आराम से उनसे ये काम कर लूँगा यहाँ पे। तो यही काम अब ज़रा करते हैं, गौर से देखिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर वही क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इस तरह तरीके से आ जाएगा, माइनस नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल। हियर वी आर नॉट हैविंग परपेंडिकुलर हाइट। अगर इस ट्राइंगल को मैं बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है ना, यहाँ पे ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये क्या है 30। परपेंडिकुलर हाइट की नजर आ रही है? नहीं।
तो क्या होगा, अब वही फॉर्मूला जो ऊपर मैंने बताया 1/2, ये दो लेंथ्स अवेलेबल थी ना और इनका इंक्लूडेड एंगल भी अवेलेबल है, तो 1/2 5 इंटू साइन ऑफ 30, यह आपने कैलकुलेटर में लिखना है और आपको वो आंसर दे देगा। बात खत्म। क्लियर होगी बात? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। फाइन, आई होप कोई मसला नहीं होगा। सो एरिया ऑफ सेगमेंट में यही होगा हमेशा कि एरिया ऑफ द होल सेक्टर जो सेगमेंट को कन्फाइन कर रहा होगा माइनस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो वहां पे ट्राइंगल अवेलेबल होगा। व्हाट इफ मैं अब कहूं जी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालें, बिल्कुल उसने बात पहले उसने कहा पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे और फिर ये जो आपने एरिया निकाला है ना सेक्टर, स्मॉल सेक्टर का, सेगमेंट का, वो माइनस कर दें आप, एरिया ऑफ द सेगमेंट आ जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है ना? सेगमेंट के कोई डायरेक्ट फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं, मतलब हम लोग इनको ब्रेक करके पढ़ते हैं, ठीक है? तो जब भी सेगमेंट का एरिया आपने निकालना हुआ तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। बात खत्म। माइनर आपके पास आ जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया निकालें, उसमें से माइनर सेगमेंट को माइनस करें तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास पूरी चीज़ है जो ओ लेवल्स में हम बहुत डिटेल में पढ़ के आए हुए होते हैं। अच्छा जी, अब इन चीज़ों को आपने रखना है साइड पे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक नई यूनिट विच इज़ कॉल्ड रेडियंस, उसके फॉर्मूलाज डिफरेंट हैं फिर, ठीक है? लेकिन कॉन्सेप्ट सारे यही यूज होंगे हमारे। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल इफ माय एंगल इज इन रेडियंस, सो सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ द आर्क का। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होगा हमारे पास L इज इक्वल्स टू आर थीटा। समझ में आ गई? अगर एंगल रेडियंस में होगा तो L इज इक्वल्स टू आर थीटा आपके पास क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है? डिग्रीज में था तो क्या था फॉर्मूला, किसी को याद है? नहीं, मैं कह रहा हूं लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था? अगर इंटू 2 पाई आर, यही पढ़ा है ना पीछे हमने, थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। ये कब यूज होगा? जब हमारे पास एंगल किस में होगा? डिग्रीज में। और अगर एंगल रेडियन में होगा तो हमने ये वाला यूज करना है, L इज इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, जरा यहां पे देखिएगा, इसको करते हैं। Subtends an angle of π/3 radians with radius 15 centimeter. Find the length of arc. NR कहाँ? An arc subtends बनाती है। अच्छा जी, अब इसको देखें, उसने क्या कहा है कि एक आर्क जो है वो एंगल क्या बना रही है? π/3 रेडियंस विद द रेडियस 15। एक सर्कल बनाते हैं, आर्क फॉर एग्जांपल ये वाली आर्क थी, इसे थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, नज़र आ रहा है ना आपको? ये सेंटर से क्या बना रही है आपके पास एंगल? π/3 रेडियंस, और रेडियस क्या था इसका? 15। उसने क्या कहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क हम कैसे निकालेंगे? L इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो क्या आपके पास आ जाएगा? 5 पाई एज एन आंसर, ठीक है? समझ में आ गई बात? ये 5 पाई यूनिट्स देखना है हमने, यूनिट्स क्या सेंटीमीटर में होगा, 5 पाई सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? रेडियंस में ही है एंगल, नहीं वो जो फिर पाई रेडियन है वो इज इक्वल टू 180 है, तो फिर 5/3 पाई होगा इसकी इक्वल। पाई यहाँ 3.14 ही है। नहीं, आपने एक फॉर्मूला का लिखवाया था ना कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 है, 80 डिग्री है, तो फिर 5/3 पाई रेडियंस किसकी इक्वल है? वो नहीं करेंगे। यहाँ लेंथ निकाल रहे हैं हम, एंगल तो निकाल ही नहीं रहे।
को इतने को ऐसे ही करेंगे। जी जी, वो तो अगर आप डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो इसी तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे जो आपको वो पूछेगा। अच्छा, अब सर ये चेंज हो सकती है पाई 3 रेडियंस ये वाली वैल्यू पाई बाय 3 की वैल्यूज चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ये तो कुछ भी दे सकता है वो। अच्छा, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन के लिए मैं ज़रा डायग्राम बना देता हूँ। यू आर हैविंग ये वाला एंगल गिवन है विच इज़ 0.9, ये अब रेडियंस में चीज़ें सारी, ठीक है। 0.9 आपके पास है और ये एक सर्कल की आर्क जा रही है, ठीक है। दिस इज़ 8 सेंटीमीटर, ये सी डी से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये ए है, ये बी है, ये 8 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग ही सेड, कुछ और चीज़ तो नहीं है हमारे पास के में। ओके, पहला उसने पार्ट पूछा हुआ है कि आप मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकाल के बताएं। लेंथ ऑफ आर्क, और आर्क कौन सी हमारे पास? सी डी। सी डी की लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए क्या करेंगे हम? वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉज वी आर हैविंग एंगल इन डिग्री रेडियंस। तो L इज इक्वल्स टू R, क्या बनेगा इसमें? 8 बनेगा ऑब्वियसली। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चीज़ आपकी प्रॉपर सेंटर से लेकर वहाँ तक जा रही है तो वो रेडियस ही काउंट होती है ना। सो दिस इज 8, L इज इक्वल्स टू R, थीटा क्या होगा? 0.9। देखें क्या आ रहा है आंसर? 7.2 इधर लिखा हुआ। सर ये अभी जो इसमें सॉल्व करेंगे मोड जो होता है वो R में होना चाहिए। जी जी, R में होना चाहिए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। सेकंड उसने कहा है जी आप मुझे लेंथ ऑफ AD निकाल के बताएं। सर 7.2 जी जी, 7.2 ही लिखा है। अब आप मुझे निकाल के बताएं लेंथ ऑफ AD। अब इसमें ज़रा गौर से देखिएगा, AD कौन सी लेंथ है हमारे पास? यहाँ से लेकर यहाँ तक। कैसे निकालेंगे जी ये लेंथ? एनी आइडिया? CD कर्व है, उसी की तो लेंथ निकाली है हमने। सर सारे ट्रायंगल को कंसीडर करें। सारे ट्रायंगल को कंसीडर करें। सारे ट्रायंगल को कंसिडर कर लें, फिर सर एरिया ऑफ सेंटर निकालेंगे और फिर एरिया ऑफ पे लेंथ ऑफ AD निकालना है। एरिया कहाँ पे चले गए हो? क्या किया जाए? देखें, अगर इस पूरी लेंथ को निकाल सकूं और DB की लेंथ, मुझे DB की लेंथ क्या है? 8 ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या होगा? रेडियस ही होगा ना। सो अगर मैं AB में से माइनस करा दूं DB, कैन आई फाइंड AD? AB फुल लेंथ है, उसमें से DB सब्ट्रैक्ट कर दें, AD आएगा ना फिर। यही बात है ना। सो अब इसके लिए मेरे पास 2 टारगेट्स हैं। पहले तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा AB, करेक्ट, और फिर मुझे फाइंड करना पड़ेगा DB तो आया हुआ है, सिर्फ AB हमने फाइंड करना है। AB कैसे फाइंड कर सकते हैं जी? अगर किसी ट्रायंगल में 2 लेंथ सेम हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं। ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही बात है ना। ये भी 8 है और ये भी 8 है, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। ये 0.9 था तो ये भी क्या होगा? 0.9। अब बताएं कि क्या क्या किया जा सकता है थर्ड लेंथ के लिए? आप लोगों को साइन रूल और कोसाइन रूल याद है? कैन वी अप्लाई साइन और कोसाइन रूल हियर टू फाइंड द थर्ड लेंथ? ये थर्ड लेंथ रेशियोज इसमें निकाल सकते हैं। क्या करें? साइन की रेशियोज। एक मिनट, ये 8 है, ये 8 था, ये 0.9 गिवन था, ठीक है, 0.9, ये वाला भी 0.9। ये सेपरेटली मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। अब ज़रा गौर से देखना, मुझे ये पूरी लेंथ चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। सर पहले एंगल निकाल के दरमियान का। जी, उसके बाद साइन की रेशियोज करेंगे। जी बिल्कुल, कोसाइन भी अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन हमने वो वाली चीज़ करनी है जो इंतहा की आसान। दूसरी बात, आपको पता है जब आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये गौर से सारी प्रॉपर्टीज सुनिए, ये हर क्वेश्चन में प्लान। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट नीचे खींचूँ तो ये जो लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाती है नीचे वाली लाइन की। क्या मतलब? पहली बात है ये हिट करेगी परपेंडिकुलरली, और दूसरी बात ये इन दोनों लेंथ्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है।
समझ में आई बात? अब अगर ये बात है तो अगर मैं किसी तरीके से एक ये लेंथ फाइंड कर लूँ तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो दूसरी लेंथ भी आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा मामला है। तो इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर एंगल भी गिवन है और हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। ये वाली लेंथ क्या होगी? बेस। यही बात है ना? तो कौन सी रेशो लगाएं? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग में। वी नीड टू फाइंड बेस एंड वी आर हैविंग हाइपोटेन्यूज, तो कॉस लगेगा कर्ली ब्राउन हेयर। यही बात है ना? अब ये जो बी आ रहा है ना, B needs to multiply it with 2 to get the whole length, and this is only possible when you're having an isosceles triangle. इसके अलावा किसी ट्राइंगल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो 8 को यहाँ मल्टीप्लाई कराएं ज़रा, 8 cos of 0.9, देखें क्या आंसर आ रहा है। सर 4.9 4.97। अब 4.97 कौन सी लेंथ आई है? ये बी की। तो इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 2 करें जरा, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी। सो ये क्या आया हमारे पास? वो वाली चीज़ आई है जिसके लिए मुसीबत बनी हुई थी, द होल लेंथ। अब होल लेंथ ये वाली थी ए बी, 9.94 में से डी बी माइनस करूँगा। डी बी क्या है मेरे पास? 8। यही बात है ना? माइनस करें जी, पीछे आ जाएगा 1.94। सो ये लेंथ आपकी किसकी आएगी? ये उस पार्ट की आएगी जो ए डी का है आपके पास। जी बिल्कुल ठीक है। इज इट फाइन? सो दिस इज हाउ यू नीड टू ट्रीट द क्वेश्चंस। अच्छा, एक वो दूसरे तरीके से क्वेश्चन बता रहे हैं। वो पहले वो दरमियान वाला लिखें आप 2 पाई माइनस 0.9 माइनस 0.9, ये होगा 2 पाई माइनस 1.8। ट्राइंगल का टोटल 2 पाई नहीं होगा, पाई होगा सर। अब याद रखना हम लोग रेडियंस में चल रहे हैं। ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना होता है? 180। रेडियन में 180 किसके इक्विवेलेंट होता है? पाई के। यही बात है ना? सो पाई माइनस 0.9 माइनस 0.9 टू गेट द थर्ड एंगल। यू आर गेटिंग द पॉइंट? सारे के सारे एंगल ऐड अप होके किसके इक्विवेलेंट होते थे अगर डिग्रीज में होता था? 180 के। और रेडियंस में 180 को पाई कहते हैं। तो अब मैंने क्या किया? पाई माइनस 1.8, ये वाला एंगल आएगा। मैं इसको येलोइश में लिखता हूँ, पाई माइनस 1.8। इज इट फाइन? अब साइन रूल लगाएं ज़रा। मुझे ये वाली लेंथ चाहिए ना, तो मैं इसे x कंसिडर कर लेता हूँ। x ओवर साइन ऑफ पाई माइनस 1.8 इज इक्वल्स टू, कोई भी लेंथ पकड़ लें, 8 ओवर साइन ऑफ 0.9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं जी। x इक्वल्स टू 8 इंटू साइन पाई माइनस 1.8 ओवर साइन 0.9। ये लिखें कैलकुलेटर में। ये आंसर आना चाहिए आपके पास 9.94। फ्रैक्शन का बटन दबाएं पहले और फिर इसके बाद ये ज़रा लिखें। सर रेडियस भी है। रेडियंस नहीं, ऑब्वियसली पाई चल रहा है भाई। ठीक है। तो समटाइम्स आपका जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो यूज़ करते हुए हम बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। इसमें एरर के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो पिछले वाला काम किया। बट सारा कुछ आपके डिसीजन पे है, कोई कैम्ब्रिज आपको नहीं रोक रहा जो भी चीज़ आप करना चाहिए। ठीक है जी, इट्स फाइन। नाउ द नेक्स्ट इज, ये चीज़ आ गई है। अब उसने यहाँ पे ना ये एरिया शेड किया हुआ है। क्वेश्चन उसने ये पूछा है सी पार्ट, इस एरिया का ये जो शेडेड रीजन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी पार्ट, पैरामीटर फाइंड करें शेडेड रीजन का, पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन। यस, ऑल एक्सटीरियर लेंथ। अब जब भी पैरामीटर का वर्ड आएगा सर्कुलर मेजर में याद रखिएगा कोई एक पॉइंट आप चूज करें, कोई कॉर्नर पॉइंट। मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पॉइंट चूज कर लेता हूँ। अब वॉक करना स्टार्ट करें, पहली आप वो लेंथ पकड़ेंगे जो ऑलरेडी इजी हमारे पास आ सकती है। ये यहाँ से यहाँ चला गया, हमें सारा शेडेड रीजन का ही पार्ट था ना, तो कितनी मेरे पास आ गई? 8। अब नेक्स्ट में ये वाला डिस्टेंस मूव करना है, और ये लेंथ ऑफ आर्क ऑलरेडी निकाली भी थी ना मैंने फर्स्ट पार्ट पे, वो कितनी थी? 7.2 प्लस 7.2। अब यहाँ से मुझे दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आनी है। AD भी मैंने निकाला है अभी 1.94। ये आंसर आ जाएगा पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन। सर 7.2 कौन है? फर्स्ट पार्ट से निकाला था, लेंथ ऑफ द आर्क।
इज इट फाइन? ऑल क्लियर? कोई मसला है इस क्वेश्चन में तो मुझे बताएं। देखें जी, मैं सॉल्व कर रहा हूँ ज़रा। सो ए पार्ट में हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला लगेगा L इज इक्वल्स टू आर थीटा। सिंपल सी बात है। तो L आ जाएगा, R क्या है हमारे पास 7 और थीटा था 2, तो 14 हो जाएगा। अब बी पार्ट में है। नाउ इन द बी पार्ट यू मस्ट नो कोसाइन रूल। नज़र आ रहा है कि कोसाइन रूल अप्लाई होगा। मैट्रिक वालों को शायद कोसाइन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कोसाइन रूल। कोसाइन वो वाला ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ऑफ ए। नहीं पढ़ा हुआ? सर पढ़ा था लेकिन याद नहीं। अच्छा चले मैं बताता हूँ। अब याद रखिएगा, इधर देखें, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। अगर ट्राइंगल ऐसा है जिस तरह ये ट्राइंगल बना हुआ है ना, ट्राइंगल ऐसा है कि इंक्लूडेड एंगल गिवन है और साथ वाली दोनों लेंथ्स गिवन है। इंक्लूडेड एंगल गिवन है और साथ वाली दोनों लेंथ्स, हंसना मैडम, अगर वो दोनों लेंथ्स गिवन है और इंक्लूडेड एंगल है तो आप तीसरी लेंथ निकालने के लिए कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ साइन फेल हो जाता है। साइन को लेंथ निकालने के लिए 2 एंगल्स चाहिए साइन रूल को। कोसाइन को एक ही एंगल चाहिए, लेकिन उसकी प्रायोरिटी है कि मेरे पास दोनों इंक्लूडेड लेंथ्स हों, जिनका मतलब वो एंगल बन रहा है ना, उनका लेंथ्स दोनों इंक्लूडेड हो। तो अब यहाँ पे आपके पास होगा, तो आपने सिंपल सी बात करनी है, जो लेंथ ये वाली लेंथ है ना, इसको आप x कंज्यूम कर लें। सो स्टार्ट करें अपना फॉर्मूला x स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों लेंथ्स का स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 7। ये फॉर्मूला गिवन होगा। आई होप, पता नहीं ए लेवल्स में ये गिवन होता है, होना चाहिए वैसे, लेकिन चलो मैं याद भी कर लूँगा। 7 इंटू 7 इंटू कॉस ऑफ 2। जो लेंथ अवेलेबल है उनका स्क्वायर ऐड करके फिर -2 इन्हीं दोनों लेंथ्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर कॉस ऑफ 2 लिखना है। अब ये x स्क्वायर था तो दोनों साइड पे आप क्या ले लें, स्क्वायर ये रूट। तो वो फॉर्मूला नहीं बन जाता a प्लस b a माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वो फॉर्मूला। थोड़ा उसके करीब ही है, उसके करीब है, बस उससे याद रख लो ना। लेकिन यहाँ 3 लेंथ्स है ना। अच्छा, इसको आप करें ज़रा कैलकुलेटर में। अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2, 7 इंटू 7 इंटू कॉस ऑफ 2। एंगल्स मस्ट बी इन रेडियंस। ठीक है जी। सो ये आपके पास साइन रूल और कोसाइन रूल में बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए आपकी। ओके, नाउ द पैरामीटर ऑफ द शेडेड सेगमेंट। पैरामीटर क्या होगा शेडेड सेगमेंट का? सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हम एक पॉइंट पकड़ें, यहाँ से पहले लेंथ मैंने चलनी है, तो लेंथ ऑफ द आर्क पहले मैं निकाल लिया, दैट वाज 14 प्लस लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ ए बी अभी निकाली है, वो क्या है 11.78। इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे, विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर?